हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी विथ डीके में। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी का सेकंड पार्ट, जो कि एस्टेट पीआरटी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि हमने आपको पहले पार्ट में 50 क्वेश्चन दिए थे, वैसे ही यहाँ पर आज भी आपके लिए 50 क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, ढाका उच्चारण स्थान है। जी हाँ, यहाँ पे पूछा गया है कि ढाका उच्चारण स्थान क्या है, कंठ, तालु, मूर्धा या दंत। तो ढाका उच्चारण स्थान हो जाएगा हमारा मूर्धा। ढाका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? मूर्धा से होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से संयुक्त व्यंजन है। जी हाँ, यहाँ पे पूछा गया है कि निम्न में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, इनमें से आपको संयुक्त व्यंजन को बताना है। श्र, बा, भा या शा। तो संयुक्त व्यंजन हो जाएगा हमारा श्रा, यानी ऑप्शन नंबर पहला हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर है। जी हाँ, यहाँ पे पूछा गया है कि हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर है, 10, 11, 13 या 12। तो हिंदी वर्णमाला में स्वर हो जाएंगे हमारे 11, आ से लेकर औ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी वर्णमाला में संयुक्त स्वर कितने हैं। जी हाँ, यहाँ पे पूछा गया है कि हिंदी वर्णमाला में संयुक्त स्वर कितने हैं, 3, 5, 4 या 6। तो हिंदी वर्णमाला में संयुक्त स्वरों की संख्या हो जाएगी हमारी 4, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा आंसर हो जाएगा। और वो संयुक्त स्वर कौन कौन से हैं, तो वो होंगे हमारे ए, ऐ, ओ और औ। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर कितने हैं। जी हाँ, यहाँ पे मूल स्वर आपसे पूछे गए, तो मूल स्वर भी हमारे कितने होते हैं, 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। और वो कौन कौन से हैं, छोटा हा, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋषि। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजन कितने हैं। जी हाँ, यहाँ पे पूछा गया है कि हिंदी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है, 25, 10, 20 या 15। तो हिंदी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजन हो जाएंगे हमारे 25, यानी ऑप्शन नंबर पहला हमारा आंसर हो जाएगा। और वो कौन कौन से हैं, का से लगाकर बा तक, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नांकित में से भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। भारत, भारतीय, भारतीयता या भारतवर्ष। तो भाववाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाएगा हमारा भारतीयता, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा शब्द संज्ञा है। जी हाँ, यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा है, अपेक्षा, आदरणीय, अपमानित और आर्थिक। तो इनमें से हमारा जो संज्ञा शब्द होगा वो होगा अपेक्षा, ऑप्शन नंबर पहला हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जवाब संज्ञा से क्या विशेषण बनेगा। जी हाँ, यहाँ पे आपको बताना है कि जवाब संज्ञा से क्या विशेषण बनेगा, जवाबी, उत्तर, जबानी या जुराब। तो जवाब संज्ञा से जो विशेषण बनेगा वो होगा हमारा जवाबी, ऑप्शन नंबर पहला हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। जी हाँ, यहाँ पे पूछा गया है कि इनमें से क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी नहीं है, कमाई, लड़ाई, पढ़ाई या भलाई। तो वो हो जाएगी हमारी भलाई, ये क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस विकल्प के सभी शब्द विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है। जी हाँ, यहाँ पे पूछा गया है कि वहाँ कौन सा विकल्प है जिसमें सभी शब्द विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है। महत्व, सौंदर्य, प्राथमिकता, मनुजत्व, स्वास्थ्य, नैतिकता, छुटपन, लड़कपन, धार्मिकता, धैर्य, गौरव या पशुता। तो वहाँ ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर पहला, महत्व, सौंदर्य और प्राथमिकता। ये क्या है, सभी शब्द विशेषण से बनी क्या है, भाववाचक संज्ञा है। ये सभी शब्द क्या है, विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है। कौन कौन से, महत्व, सौंदर्य और प्राथमिकता। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सत्याग्रह में कौन सी संधि है। जी हाँ, यहाँ पे पूछा गया है कि सत्याग्रह में कौन सी संधि है, व्यंजन संधि, दीर्घ संधि, यण स्वर संधि या विसर्ग संधि। तो सत्याग्रह में संधि हो जाएगी हमारी दीर्घ स्वर संधि, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, और इसको तोड़ेंगे तो यहाँ कैसे टूटेगा, सत्य, धन, आग्रह। चलिए आगे बढ़ते हैं। तिरस्कार शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है। जी हाँ, यहाँ पे आपको तिरस्कार में संधि बताना है कि इसमें कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, यण संधि या गुण संधि। तो तिरस्कार शब्द में संधि जो प्रयुक्त हुई है वहाँ होगी हमारी विसर्ग संधि, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस शब्द की संधि सही है। जी हाँ, यहाँ पे पूछा गया है कि वहाँ कौन सा शब्द है जिसकी संधि सही है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, स्त्री धन उचित, स्त्रियोचित, नदी धन अर्पण, नद्यार्पण, एक धन एक एक एक, पितृ धन अनुमति, पितृ अनुमति। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन जो दिए गए हैं उनमें से वहाँ ऑप्शन कौन सा है जिसकी संधि सही है। तो वहाँ ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर चौथा, पितृ धन अनुमति, पितृ अनुमति। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस क्रम में उचित विच्छेद नहीं है। जी हाँ, यहाँ पे पूछा गया है कि वहाँ कौन सा क्रम है जिसमें उचित विच्छेद नहीं है। सम धन विधान, धनम धन जय, वाम धन ईश, दिक धन राज। तो वहाँ ऑप्शन हो जाएगा हमारा वाम धन ईश। इसमें क्या है, विच्छेद उचित तरह से नहीं किया गया है इसका। चलिए
आगे बढ़ते हैं। संधि के कितने प्रकार होते हैं? जी हाँ, यहाँ पे पूछा गया है कि संधि कितने प्रकार की होती है, 2, 4, 3 या 5। तो संधि हो जाएगी हमारी 3 प्रकार की। कौन कौन सी? स्वर संधि, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस शब्द में संधि विच्छेद गलत है? जी हाँ, यहाँ पे पूछा गया है कि वहाँ कौन सा शब्द है जिसमें संधि विच्छेद गलत किया गया है। प्रतीक्षा का क्या होगा? प्रति धन इच्छा, मधुवरी, मधु धन अरि, यथेष्टि यथा धन इष्ट, पावक पौ धन अक। तो वहाँ शब्द कौन सा है जिसका संधि विच्छेद गलत है? तो वहाँ शब्द हो जाएगा हमारा यथेष्टि, यथा धन इष्ट, इसका विच्छेद गलत है। बाकी प्रतीक्षा, मधुवरी और पावक तीनों का संधि विच्छेद जो किया गया है वहाँ सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हीन भावना शब्द में कौन सा समास है? जी हाँ, यहाँ पे पूछा गया कि हीन भावना शब्द में कौन सा समास है। कर्मधारय, अव्ययी भाव, द्वंद्व या बहुब्रीहि। तो हीन भावना में समास हो जाएगा हमारा कर्मधारय समास। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस विकल्प में बहुब्रीहि समास है? जी हाँ, यहाँ पे आपको बताना है कि वहाँ कौन सा विकल्प है जिसमें बहुब्रीहि समास है। पंचपात्र, चतुरानन, त्रिभुवन या चतुर्युग। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा, चतुरानन। 4 हो आनंद जिनके, यानी भगवान गणेश। चतुरानन में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस शब्द में करण तत्पुरुष समास नहीं है? जी हाँ, यहाँ पे पूछा गया है कि वहाँ कौन सा पद है जिसमें करण तत्पुरुष समास नहीं है। मनमाना, ईश्वर दत्त, तुलसीकृत या पदच्युत। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर चौथा, पदच्युत। इसमें क्या नहीं है? करण तत्पुरुष समास नहीं है। बाकी मनमाना, ईश्वर दत्त, तुलसीकृत, इन तीनों में करण तत्पुरुष समास है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस विकल्प में कर्मधारय समास नहीं है? जी हाँ, यहाँ पे आपको बताना है कि वहाँ कौन सा विकल्प है जिसमें कर्मधारय समास नहीं है। महात्मा, काला साहब, गजानन और नीलकमल। तो आंसर हो जाएगा हमारा गजानन। गजानन में कर्मधारय समास नहीं है। बाकी महात्मा, काला साहब, नीलकमल, इन तीनों में कर्मधारय समास है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस विकल्प में द्वंद्व समास नहीं है? जी हाँ, यहाँ पे बताना है कि वहाँ कौन सा विकल्प है जिसमें द्वंद्व समास नहीं है। दाल भात, भूत प्रेत, शुभाशुभ या शुभागमन। तो आंसर हो जाएगा हमारा शुभागमन। ऑप्शन नंबर चौथा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। और दाल भात, भूत प्रेत, शुभाशुभ, इन तीनों में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। दाल और भात, भूत और प्रेत, शुभ और अशुभ। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस शब्द में अवयवी भाव समास नहीं है? जी हाँ, यहाँ पे आपको बताना है कि वहाँ कौन सा विकल्प है जिसमें अवयवी भाव समास नहीं है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, इनमें से आपको सही ऑप्शन को चूज करना है। और पूछा क्या गया है, वहाँ कौन सा शब्द है जिसमें अवयवी भाव समास नहीं है। तो आमरण, यथासाध्य, श्रमसाध्य या आजन्म। तो आंसर हो जाएगा हमारा श्रमसाध्य, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा आंसर हो जाएगा। श्रमसाध्य में अवयवी भाव समास नहीं है। बाकी आमरण, यथासाध्य, आजन्म, इन सभी में अवयवी भाव समास है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस वाक्य में कर्मकारक नहीं है? जी हाँ, यहाँ पे आपको बताना है कि वहाँ कौन सा वाक्य है जिसमें कर्मकारक का प्रयोग नहीं किया गया है या फिर कर्म नहीं किया गया है। तो चलिए देखते हैं। बालक रोते रोते सो गया, ग्वाला गाय दूता है, माँ बच्चे को सुलाती है, राजा ने ब्राह्मण को बुलाया। तो आंसर हो जाएगा हमारा बालक रोते रोते सो गया, इसमें कर्मकारक नहीं है। बाकी ग्वाला गाय दूता है, माँ बच्चे को सुलाती है, राजा ने ब्राह्मण को बुलाया, इन सभी में कर्मकारक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस वाक्यांश में कर्म कारक है? जी हाँ, यहाँ पे आपको बताना है कि वहाँ कौन सा वाक्यांश है जिसमें कर्म कारक है। सड़क पर बहुत से लोग उत्सुकता के साथ यह तमाशा देख रहे हैं। तो वहाँ शब्द हो जाएगा, वाक्यांश हो जाएगा हमारा, वहाँ वाक्यांश हो जाएगा हमारा तमाशा देख रहे हैं। यहाँ पे कौन सा कर्म हो रहा है? तमाशा देख रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर चौथा हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस वाक्यांश में अधिकरण कारक है? जी हाँ, यहाँ पे आपको बताना है कि वहाँ कौन सा वाक्यांश है जिसमें अधिकरण कारक है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। बाग में, कुछ लोग धीरे धीरे या टहल रहे हैं। तो अधिकरण कारक किस में है? बाग में। कहाँ टहल रहे हैं? बाग में। और अधिकरण का जो विभक्ति चिन्ह होता है वो क्या होता है? में या पर। तो यहाँ पे में कहाँ आ रहा है? बाग में, यानी ऑप्शन नंबर पहला हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस वाक्य में वाक्यांश में अपादान कारक है? जी हाँ, यहाँ पे आपको अपादान कारक बताना है कि वहाँ कौन सा वाक्य है जिसमें अपादान कारक है। चोरी करने के कारण उसने नौकर को घर से निकाल दिया। अब अपादान कारक का जो विभक्ति चिन्ह है वो कौन सा है? अपादान से, यानी अलग करना। तो किससे अलग किया? घर से अलग किया, घर से निकाल दिया, यानी ऑप्शन नंबर चौथा हमारा आंसर हो जाएगा। इस वाक्यांश में अपादान कारक है, कौन से वाले में? घर से निकाल दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस वाक्यांश में संप्रदान कारक है? जी हाँ, यहाँ पे आपको संप्रदान कारक बताना है कि वहाँ कौन सा वाक्य है जिसमें संप्रदान कारक है। मैं आपको इस कृपा के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूँ। तो यहाँ पे संप्रदान कारक आपको बताना है। तो संप्रदान कारक का जो विभक्ति चिन्ह है वो हमारा क्या होगा? के लिए। अब के लिए कहाँ पर आ रहा है? ऑप्शन नंबर तीसरे में के लिए आ रहा है। इस कृपा के लिए, इसमें संप्रदान कारक होगा। ये विभक्ति चिन्ह है जो आपको याद करने ही होंगे, तब जाके आप इन क्वेश्चन के आंसर दे पाएंगे अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं।
इस वाक्यांश में संबंध कारक है। जी हाँ, 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए, इनमें से आपको बताना है कि वहाँ कौन सा वाक्यांश है जिसमें संबंध कारक है। पुस्तकालय में राम की एक पुस्तक बहुत समय से सुरक्षित रखी है। तो संबंध किससे बताया जा रहा है? यहाँ पर संबंध बताया जा रहा है राम की एक पुस्तक, मतलब किसकी पुस्तक है? राम की एक पुस्तक। तो संबंध का जो विभक्ति चिन्ह होता है हमारा, वो क्या होता है? संबंध का, की, के, रारी, रे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वहाँ शब्द बताइए जिसमें 2 उपसर्गों का प्रयोग हुआ है। जी हाँ, यहाँ पे आपको बताना है कि वहाँ शब्द कौन सा है जिसमें 2 उपसर्गों का प्रयोग हुआ है। निर्माण, निर्विरोध, निरीक्षक या निरंकुश। तो वहाँ शब्द हो जाएगा हमारा निर्विरोध। ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा आंसर हो जाएगा। और इसमें कौन कौन से उपसर्ग हैं? तो वहाँ उपसर्ग हो जाएंगे हमारे निरुपसर्ग और विउपसर्ग। चलिए आगे बढ़ते हैं। आ उपसर्ग है। जी हाँ, यहाँ पे आपको बताना है कि आ उपसर्ग किस में है? आचरण में, अंतर्राष्ट्रीय में, अहिंसा में या अनुस्वार में। तो आ उपसर्ग हो जाएगा हमारा अहिंसा में, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विकृति में उपसर्ग है। जी हाँ, यहाँ पे आपको बताना है कि विकृति में कौन सा उपसर्ग है? ई उपसर्ग, वी उपसर्ग, ई उपसर्ग या विक उपसर्ग। तो विकृति में उपसर्ग होगा हमारा वी उपसर्ग, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से किस शब्द में बे उपसर्ग नहीं है? जी हाँ, यहाँ पे पूछा गया है कि वहाँ कौन सा शब्द है जिसमें बे उपसर्ग नहीं है। बेचारा, बेचान, बेईमान या बेवकूफ़। तो वहाँ शब्द हो जाएगा हमारा बेचान, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा आंसर हो जाएगा। बेचान में क्या नहीं है? बे उपसर्ग नहीं है। बाकी बेचारा, बेईमान, बेवकूफ़, इनमें सब में बे उपसर्ग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस शब्द में परा उपसर्ग नहीं है? जी हाँ, यहाँ पे आपको बताना है कि वहाँ कौन सा शब्द है जिसमें परा उपसर्ग नहीं है। परामर्श, पराक्रम, पराभव या परायण। तो वहाँ शब्द हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन है, किस शब्द में अ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? जी हाँ, यहाँ पे पूछा गया है कि वहाँ कौन सा शब्द है जिसमें अ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अवश्य, अवचन, अवाप्ति या अवध्य। तो वहाँ शब्द हो जाएगा हमारा अवाप्ति। ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा आंसर हो जाएगा। अवाप्ति में अ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से किस शब्द में इल प्रत्यय नहीं है? जी हाँ, आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि कौन से शब्द में इल प्रत्यय नहीं है। जटिल, शामिल, स्नेहिल या फैनिल। तो वहाँ शब्द हो जाएगा हमारा शामिल। शामिल में इल प्रत्यय नहीं है, बाकी तीनों में इल प्रत्यय है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस शब्द में आवट प्रत्यय नहीं है? जी हाँ, यहाँ पे पूछा गया है कि वहाँ कौन सा शब्द है जिसमें आवट प्रत्यय नहीं है। लिखावट, थकावट, रुकावट या महावट। तो वहाँ शब्द हो जाएगा हमारा महावट। ऑप्शन नंबर चौथा हमारा आंसर हो जाएगा। महावट में आवट प्रत्यय नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है? जी हाँ, यहाँ पे पूछा गया है कि वहाँ कौन सा शब्द है जिसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। व्यंजित, व्यथित, समित या गर्हित। तो वहाँ शब्द हो जाएगा हमारा व्यंजित। इसमें वी उपसर्ग और इत प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस शब्द में इति प्रत्यय नहीं है? जी हाँ, यहाँ पे पूछा गया है कि वहाँ कौन सा शब्द है जिसमें इति प्रत्यय नहीं है। कुसुमित, अमित, फलित या हरित। तो वहाँ शब्द हो जाएगा हमारा अमित। ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा आंसर हो जाएगा। अमित में इति प्रत्यय नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस शब्द में गर प्रत्यय नहीं है? जी हाँ, यहाँ पे पूछा गया है कि वहाँ कौन सा शब्द है जिसमें गर प्रत्यय नहीं है। जादूगर, बाजीगर, नागर या कारीगर। तो वहाँ शब्द हो जाएगा हमारा नागर। नागर में गर प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से प्रत्यय से निर्मित शब्द है। जी हाँ, यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से प्रत्यय से निर्मित शब्द कौन सा है। अनुपात, अपेक्षित, अधिशेष या अभियान। तो वहाँ शब्द हो जाएगा हमारा अपेक्षित। अपेक्षित प्रत्यय से निर्मित शब्द है। बाकी अनुपात, अधिशेष, अभियान, इन तीनों में कोई प्रत्यय नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें कौन सा शब्द तद्भव है? जी हाँ, यहाँ पे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है। अथवा, बहुधा, दुविधा या सुविधा। तो हमारा तद्भव शब्द हो जाएगा दुविधा। ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? यहाँ पे पूछा गया कि वहाँ कौन सा शब्द है जो तद्भव नहीं है। संजोग, लाज, पंछी या छाया। तो छाया हमारा क्या हो जाएगा? तत्सम शब्द हो जाएगा। यहाँ तद्भव शब्द नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें कौन सा शब्द देशज है? बहु, दही, आज या पगड़ी। तो इनमें से देशज शब्द हो जाएगा हमारा पगड़ी। ऑप्शन नंबर चौथा हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन सा शब्द विदेशी है? स्कूल, छात्र, शिक्षक या उपस्थित। तो इसमें विदेशी शब्द हो जाएगा हमारा स्कूल। ऑप्शन नंबर पहला हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द विदेशी नहीं है? जी हाँ, यहाँ पे पूछा गया है कि वहाँ कौन सा शब्द है जो विदेशी नहीं है। प्रवेश, फीस, कूपन या टिकट। तो वहाँ शब्द हो जाएगा हमारा प्रवेश। प्रवेश शब्द विदेशी नहीं है। बाकी फीस, कूपन, टिकट
ये सब विदेशी शब्द है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वहाँ तत्सम शब्द बताइए जिसके साथ उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। जी हाँ, यहाँ पे पूछा गया है कि वहाँ तत्सम शब्द बताइए जिसके साथ उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। तो ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, आपको इसमें से सही ऑप्शन का चुनाव करना है। मानवीय, मानवता, अधीर या विखंडित। तो वहाँ शब्द हो जाएगा हमारा, तत्सम शब्द कौन सा होगा वहाँ हमारा? विखंडित। इसमें क्या है? वि उपसर्ग है और इत प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है? जी हाँ, यहाँ पे आपके सामने 4 विलोम युग्म दिए गए हैं, इनमें से आपको वहाँ चूज करना है जो सही नहीं है। बाकी 3 सही होंगे और 1 गलत होगा, उसका आपको चुनाव करना है। तो क्या है हमारे सामने? सापेक्ष, निरपेक्ष, आपत्ति, विपत्ति, स्वकीय, परकीय, व्यष्टि, समष्टि। तो आंसर हो जाएगा हमारा आपत्ति, विपत्ति। ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी सापेक्ष का निरपेक्ष होता है विलोम, स्वकीय का परकीय, व्यष्टि का समष्टि, आपत्ति का विपत्ति विलोम नहीं होता। ये समानार्थी शब्द है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन सा विलोम शब्द युग्म सही नहीं है? जी हाँ, यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें कौन सा विलोम शब्द युग्म सही नहीं है। आकर्षण, विकर्षण, अमल, विमल, ईमानदार, बेईमान, कृतज्ञ, कृतघ्न। तो आंसर हो जाएगा हमारा अमल, विमल। ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला और लास्ट क्वेश्चन है, कौन सा विलोम युग्म सही है? जी हाँ, आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा विलोम युग्म सही है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें आपको विलोम शब्द दिए गए हैं, उनमें से आपको वहाँ ऑप्शन चुनना है जो सही है। स्मरण का विस्मरण, खंडन, मंडन, नत, विशिष्ट, शिष्ट, विशिष्ट। तो आंसर हो जाएगा हमारा खंडन, मंडन। ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये थे हमारे 50 क्वेश्चन STET PRT के, जो यहीं पर खत्म होते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मेरे ज़रूर बताइएगा कि आज का जो वीडियो है वो आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।